हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित है वो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है और इसमें कौन से वो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे, उनके बारे में देखेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर कीजिए। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि मानवाधिकार आयोग का है वो उल्लेख कहाँ किया गया है और संविधान में कैसे इसको है वो प्रावधान किया गया और इसमें है वो किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया और ये किस प्रकार का आयोग है उस सब के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य मानवाधिकार, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले बात करते हैं कि ये है वो इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी बात करते हैं स्थापना, ठीक है। और स्थापना किसके तहत हुई है तो यहाँ पे एक चीज़ बात में ध्यान में रखनी होगी, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट आया था और ये 1993 का, ठीक है, 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत है वो इसकी स्थापना की गई, ठीक है। जब हम देखते हैं कि एक्ट के तहत है वो स्थापना की गई है तो यहाँ पे नोट लगाना है जो राज्य मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का सांविधिक आयोग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझने वाली है कि ये सांविधिक आयोग है, ठीक है, यानी इसको है वो जो कानून बनाकर है बाद में बनाया गया, यानी मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, जिन आयोगों का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है वे संवैधानिक आयोग होंगे, ठीक है। जिनका उल्लेख है संविधान में किया गया वो तो संवैधानिक आयोग कहलाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन आयोगों का गठन किसी अधिनियम, ठीक है, किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ हो वो सांविधिक कहलाएंगे, ठीक है। वो सांविधिक होंगे, ठीक है। तो ये हमने वो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का सांविधिक आयोग, क्योंकि सांविधिक आयोग किस लिए है तो सांविधिक आयोग इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये एक एक्ट यानी अधिनियम के तहत स्थापना हुई, इसलिए सांविधिक आयोग है। उसके बाद हमने देखा कि जिन आयोगों का उल्लेख है वो मूल संविधान में, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिस टाइम बना था उस टाइम उनका अगर प्रावधान किया गया है तो वो तो हो जाएंगे संवैधानिक आयोग, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जिन आयोगों का गठन है वो किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ है तो वो हो जाएंगे सांविधिक आयोग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रावधान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जांच
ठीक है। जांच है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जांच इसमें ये हो जाए, एक तो राज्य सूची, राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर, ठीक है, राज्य के, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, यानी राज्य सूची के भी विषय पर है वो जांच कर सकता है और समवर्ती सूची के विषय पर भी है जांच कर सकता है। और हमने इसको पहले देख लिया था कि 3 प्रकार की वो सूचियाँ होती हैं, जो कि अनुसूची 7 के तहत इसको विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये शक्तियों का है विभाजन दिया गया है। तो इसमें है वो संघ सूची पर तो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कानून बनाएगा, ठीक है, उस पर संबंधित जांच करेगा, कानूनी जांच करेगा। और राज्य और समवर्ती सूची के विषय पर जांच करने का है वो अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग का है। लेकिन अगर किसी राज्य सूची या इनसे संबंधित मामलों की जांच अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले से ही चल रही है, तब ये राज्य मानवाधिकार आयोग है वो काम नहीं करेगा, इस चीज़ को वो ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट लगा के लिख देते हैं। अगर इन मामलों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग जांच नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो जांच ऑलरेडी वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में पेंडिंग है, तो ये काम है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग इसमें है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी संगठन कैसा है, तो संगठन की बात की जाए, ठीक है, संगठन, तो इसमें संगठन के तहत अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलकर बना है, तो ये इसको बोल सकते हैं बहुसदस्यीय आयोग है, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष और दूसरा 2 अन्य सदस्य। अब बात करते हैं इनकी है वो क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी कौन अध्यक्ष बनता है, तो अध्यक्ष के लिए ये हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही बन सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये सेवानिवृत्त होना चाहिए, सेवारत है वो नहीं बन सकता। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, उसको ही है वो इस आयोग का है वो अध्यक्ष बनाया जाता है। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना कि जो अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो सेवानिवृत्त होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2 सदस्यों की, ठीक है, 2 सदस्य। अब यहाँ पे सदस्यों में क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मेन पॉइंट ये है कार्यरत और सेवानिवृत्त, ये दोनों ही न्यायाधीश है वो इसका सदस्य बन सकते हैं। और पीछे हमने ये देखा था कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अगर सदस्यों में बात की जाए तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो कार्यरत या सेवानिवृत्त दोनों ही हो, कार्यरत भी हो या सेवानिवृत्त, यानी दोनों स्थितियों में वो सदस्य बनने के योग्य है, ठीक है। तो ये अलग था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इतना है क्वेश्चन है वो शब्दों के आधार पर घुमाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, मान लो जिला न्यायाधीश को बनाना, जिला न्यायाधीश, ठीक है, तो इससे है वो जिला न्यायालय का
जो न्यायाधीश होना उसको है वो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव, यानी 7 वर्ष का अनुभव है वो जरूरी है। ठीक है। और दूसरा अगर सदस्य में अगर बात की जाए और सदस्यों में, मानवाधिकार अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्ति, इसकी है वो भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो ये है वो हमने देखा था कि इसमें जो एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है। और अध्यक्ष है उच्च न्यायालय का मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि मुख्य न्यायाधीश होगा वही बनेगा, कार्यरत मुख्य न्यायाधीश है वो अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। और 2 सदस्यों में ये देखा कि उच्च न्यायालय का है वो न्यायाधीश होना चाहिए, कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों ही चलेगा यहाँ पे। ठीक है। अध्यक्ष में है तो वहाँ पे है वो केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश की वो नियुक्ति की जाती है, वो मुख्य न्यायाधीश होता है। और यहाँ पे अन्य न्यायाधीशों में कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों ही हो तो कोई इश्यू नहीं होगा। और जिला न्यायाधीश जिसके कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि मानवाधिकार है वो विशेषज्ञ व्यक्ति, जो कि जिसमें है वो मानवाधिकारों का है वो जानने की क्षमता है, वो पहले इससे संबंधित जो काम कर चुका हो और उससे विशेष अनुभव हो, तो उसको है वो सदस्य के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है। अब हमने बात कर ली कि ये सब सदस्य है और इन सदस्यों और अध्यक्ष की है वो नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है। नियुक्ति, और नियुक्ति है तो एक समिति का गठन होता है। ठीक है। और ये समिति है वो राज्यपाल को है परामर्श देगी। समिति, तो समिति में कौन कौन आते हैं वो देख लेते एक बार। समिति में सबसे पहले बात की जाए, पहला राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है। पहला राज्य का मुख्यमंत्री। दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। और तीसरे इसमें हो जाएगा राज्य का गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष का है वो नेता। ठीक है। उसके बाद में विधान परिषद की अध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 5th पॉइंट लिखा है, 5th पॉइंट में ये कि विधान परिषद, अब जिन राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है वहाँ तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। जहाँ पे विधान परिषद का जिन राज्यों में अस्तित्व है, जहाँ 6 स्टेट्स है जहाँ पे अस्तित्व है, वहाँ पे वो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता को भी उस समिति में शामिल किया जाता है। बाकी सदस्यों में देख लिया था हमने कि राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता। और यदि विधान परिषद हो तो विधान परिषद के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता है वो समिति में शामिल किए जाते हैं। और ये समिति है वो सिफारिश किसको देती है, समिति, ठीक है, परामर्श, और ये परामर्श किसको दिया जाता है, राज्यपाल को। ठीक है। उसके बाद में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति, और समिति वो परामर्श देती है राज्यपाल को, और राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो ये थे कि हमने देखा था कि इसका संगठन कैसा है और सदस्यों की है वो नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उससे संबंधित बात की थी। और अब बात करते हैं कि इससे संबंधित कार्यकाल से संबंधित और क्या प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कार्यकाल। ठीक है। और कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल है वो इनका हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी या तो ये मिनिमम है वो 5 वर्ष तो ये काम करेंगे,
और अगर इसमें आयु का अगर मान लो 2 साल में के बाद ही अगर इनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है तो इनका कार्यकाल है 2 वर्ष तक ही रहेगा। और मैक्सिमम है उम्र होनी चाहिए 70 वर्ष, उसके बाद अगर उम्र होती है तो ये है वो पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष और सदस्य सबकी है वो एक जैसी आयु है 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो इनका कार्यकाल है वो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी अगर मान लो आपने एक बार है राज्य मानवाधिकार आयोग में आपका है वो अध्यक्ष या सदस्य पद पर नियुक्ति हुई हो, लेकिन उसके बाद अगर वो जब कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद है आप अन्य किसी भी जो केंद्र सरकार का अधीन हो या राज्य सरकार का अधीन हो किसी सरकारी पद पर आप वो नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं नियुक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। इसको एक बार सही कर लेते हैं, राज्यपाल द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। अब मान लो यहाँ पे हटाया किसके द्वारा जाता है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्वारा। हटाने का पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन नियुक्ति देने का अधिकार वो राज्यपाल के पास है, लेकिन वो हटाने का अधिकार इनके पास में नहीं है। ठीक है, अब है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है तो उसके लिए आधार क्या है, आधार यानी किस आधार पर इसको है वो हटाया जा सकता है। तो इसमें कई आधार है। पहला तो आ जाएगा जो जैसे मानसिक रूप से अयोग्य, मानसिक रूप शारीरिक रूप से अयोग्य। ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से है वो अयोग्य है। और दूसरी बात की जाए तो दूसरा इसमें है वो दिवालिया घोषित किया गया हो। ठीक है, दिवालिया। ठीक है, तीसरा बात की जाए सरकारी पद ग्रहण, अगर मान लो कोई सरकारी पद ग्रहण कर लिया तो। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा अपराध व दोष सिद्धि, ठीक है, तो ये 4 आधार है जो कि और हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमने देखा मानसिक और शारीरिक अगर कोई अयोग्य तो उसको हटाया जा सकता है। हम यहाँ पे मेन तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, हटाता कौन है, तो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का पावर वो राष्ट्रपति के पास में होता है। और हटाने का आधार मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अयोग्य। ठीक है, दिवालिया, सरकारी पद पर ग्रहण और अपराध दोषी थी। ठीक है, तो ये है। अब मान लो हटाने का, तो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों को है वो पद से हटा सकते हैं, इस चीज़ का वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इनसे संबंधित वेतन भत्ते वो कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते है वो ये काम है राज्य सरकार द्वारा, यानी वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राज्य सरकार द्वारा है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है इनका है वो काम क्या होता है। ठीक है, तो इनके काम के बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो सबसे पहले है वो ये कार्य के बारे में देख लेते हैं।
कार्य। ठीक है, तो कार्य में सबसे पहले बात की जाए स्वप्रेरणा से जांच। ये स्वप्रेरणा से है वो अपने इच्छा अनुसार है वो अपनी प्रेरणा से वो जांच कर सकती है कि कहीं पर उनको लगे कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है लंबित कार्यवाही में, लंबित कार्यवाही में है वो हस्तक्षेप करना। इसके आधार पर ही वो हस्तक्षेप कर सकती है। अगर न्यायालय में है वो काफ़ी समय से अगर कोई मुकदमा है वो पेंडिंग हो तो उससे संबंधित है वो रिक्वेस्ट कर सकती है और उसके बाद में वो हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जेलों में जाकर वहाँ की स्थिति देखना। ठीक है, जेलों में जाकर है वहाँ की स्थिति देखना, इससे संबंधित है भी ये काम कर सकते हैं कि जो जहाँ पे जेल है, जहाँ पे बंदी गृह नहीं कारावास में रखा जाता है लोगों को, वो मानवाधिकार आयोग की दृष्टि से उचित है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि मानवाधिकार आयोग के जो देखते हैं कि जो यहाँ पे है वो मानव के अधिकारों का है वो हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं संवैधानिक या अन्य उपबंध के क्रियान्वयन हेतु सिफारिश, क्रियान्वयन हेतु है वो सिफारिश करना। ठीक है, कि यहाँ पे है ये चीज़ क्या है वो क्रियान्वयन होना चाहिए, उससे हेतु है वो सिफारिश की जाती है। तो इससे संबंधित है वो ये काम कर सकती है। और मान लो स्लाइड लेके देखते हैं इसमें कि मान लो आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद जैसे उल्लंघन वाले मामलों पर ध्यान देना व उपाय सुझाना, उपाय सुझाना। ठीक है, ये इसका काम है। यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे संवैधानिक अन्य उपबंधों के जो क्रियान्वयन है तो ये वो सिफारिश कर सकती है, उसी प्रकार से आतंकवाद जैसे है वो मुद्दों पर है वो उल्लंघन होना और इससे मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन होता है तो उसको हम रोक कैसे सकते हैं उनके बारे में है वो काम करना। ठीक है, उसके अलावा मानवाधिकारों पर शोध करना, मानवाधिकार पर है वो शोध करना। ठीक है, कि और इसमें है वो क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं उन एनजीओ को सहयोग करना जो मानवाधिकार से संबंधित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो मानवाधिकार से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके बारे में है वो, ठीक है, करना। उसके बाद में देखते हैं कि जो इनका कार्य कैसा होता है। ठीक है, तो कार्य की बात की जाए, ठीक है, तो ये होगा सलाहकारी प्रवृत्ति, सलाहकारी प्रवृत्ति का कार्य। ठीक है, उसके बाद में जहाँ से वो कितने समय के भीतर की जा सकती है, 1 वर्ष के भीतर के मामलों पर जांच। कोई भी अगर मामला 1 वर्ष के भीतर हो तो उससे संबंधित है वो जांच कर सकती है। और एक अंतिम बिंदु इससे संबंधित जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन किसे दिया जाता है, तो वार्षिक प्रतिवेदन है राज्य सरकार को सौंपा जाता है, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये कुछ थे वो राज्य मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। और जल्दी से हम रिकैप कर लेते कि जो कौन से वो महत्वपूर्ण प्रावधान आज हमने देखे हैं।
कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर है वो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि इससे संबंधित ये प्रावधान क्या क्या संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखा था, और इसकी स्थापना वो 1993 के मानवाधिकार संरक्षण एक्ट के तहत है वो की गई। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर एक्ट के तहत की गई तो ये एक प्रकार के एक संवैधानिक आयोग है, न कि संवैधानिक आयोग। ठीक है, और जिन आयोगों का मूल संविधान में उल्लेख किया गया है तो वे तो होंगे संवैधानिक आयोग। ठीक है, और जिन आयोगों का है वो गठन किसी अधिनियम के माध्यम से हो तो वो सांविधिक आयोग होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब राज्य मानवाधिकार आयोग जांच किन किन विषयों की सूची पर कर सकती है, तो राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषय पर जांच कर सकती है। लेकिन अगर इन मामलों की जांच है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले से ही कर रहा है तो उसमें है वो ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और इनका है वो संगठन या संरचना कैसी है, तो बहुसदस्यीय है, जिसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो उच्च न्यायालय का है वो मुख्य न्यायाधीश, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, तो वो है वो अध्यक्ष के लिए योग्य होगा। ठीक है, और 2 अन्य सदस्यों की बात की जाए तो इसमें योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय का है वो न्यायाधीश होना चाहिए, भले वो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, कोई भी हो। अध्यक्ष पद के लिए हालांकि सेवानिवृत्त जरूरी है, कार्यरत मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सदस्य के तौर पर है कोई न्यायाधीश वो कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जिला न्यायाधीश, जिसे 7 वर्ष का है वो अनुभव हो, या मानवाधिकार यानी मानवाधिकार से संबंधित विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति की है वो नियुक्ति की जा सकती है। अब इनकी नियुक्ति करने की जो समिति होती है, समिति में कौन कौन होते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, ठीक है, विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता और विधान परिषद के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता, अगर उस राज्य में है विधान परिषद का है वो अस्तित्व में है तो। उसके बाद समिति, और समिति और सिफारिश है राज्यपाल को देगी, तो राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है। और कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष और मैक्सिमम ऑफ 70 वर्ष, यानी 70 वर्ष की आयु तक है वो कोई सदस्य अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहेगा। पूर्ण होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद पर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर इसको है वो हटाया जा सकता है। सदस्य अध्यक्ष को दिवालिया सरकारी पद ग्रहण करने पर, अपराध और दोषसिद्धि की स्थिति में। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श से वो अध्यक्ष और सदस्यों को है वो हटा सकते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार द्वारा है वो निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और कार्य है वो सब प्रेरणा से जांच कर सकते हैं, और लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने, अगर कोई मामला लंबे समय से वो न्यायालय में लंबित है उससे संबंधित उसके लिए हस्तक्षेप कर सकती है। और जेलों में जाकर वहाँ की स्थिति देखना कि कहीं मानवाधिकार है उनका है हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, संवैधानिक और अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन है तो यह सिफारिश करना। ठीक है, और आतंकवाद जैसे उल्लंघन वाले मामलों पर है वो ध्यान देना और उनका है उपाय सुझाना कि उनको है वो कैसे कम कर सकते हैं, जिससे कि मानवाधिकारों की है वो अधिक से अधिक है रक्षा की जा सके। मानवाधिकारों पर है वो शोध करने का कार्य भी इनका है वो समय समय पर किया जाता है, और उन एनजीओ को है वो सहयोग करते हैं जो मानवाधिकारों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इनका कार्य है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का है, और ये किन मामलों की जांच करेगी, जो 1 वर्ष के भीतर है वो गठित हुए उन मामलों की वो जांच की जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है, तो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को सौंपा जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।